नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन में। बताएंगे आपको तमाम अहम और बड़ी खबरें। गुरुग्राम में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जहां पटवार खाना में सभी पटवारियों और गिरदावरों ने 2 दिन राज्य कार्यकारिणी की देखरेख में 2 दिन सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार जिले में प्रशासन ने 7A के तहत तहसीलदारों द्वारा की गई रजिस्ट्री में दोषी मानते हुए लिस्ट जारी की है, जिसमें 78 पटवारियों के नाम दिए गए हैं, जिसमें 125 तहसीलदार, 98 नायब तहसीलदार और इसी के साथ 96 रजिस्ट्री क्लर्क पर भ्रष्टाचार की तलवार लटकी रही। इसके चलते 7A के मामले में पटवारियों ने हल्ला बोल किया। 7A के मामले को लेकर पटवारियों पर हो रही कार्रवाई को लेकर पटवारी एसोसिएशन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो फिर ये धरना और उग्र रूप ले सकता है, जिसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। कोरोना काल के दौरान जमीनों की रजिस्ट्री में हुई धांधली पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। पटवारियों में जमीनों की रजिस्ट्री मामले में उन्हें दिए गए नोटिस को लेकर नाराजगी है। उनका आरोप है कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है। इस पर हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने पटवारियों से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। लंबे समय से 2017 से लेकर 2021 तक जो 7A की जो रजिस्ट्री थी उनको मनाही की गई थी, लेकिन बावजूद इसके 7A की जो रजिस्ट्रियां हैं वो हो रही थी। लेकिन लगातार इस पर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब जब ये सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा लिस्ट जारी की गई है तो इसमें तमाम तरह की जो असमंजस है वो है, और इसी के चलते यहाँ पर फिलहाल हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और यहाँ पर पटवारी जो हैं 2 दिनों के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। और क्या कुछ बातें हैं इनकी, क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इनसे जानते हैं। आप लोग यहाँ पर 2 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, क्यों? यहाँ पे जो 7A में तहसीलदारों ने जो रजिस्ट्री की है उसमें सरकार ने क्या किया कि इनको दोषी बता दिया पटवारियों को, जबकि पटवारियों कोई लेन देन नहीं है। जो जिस बेस पे हम काम करते हैं लैंड रिकॉर्ड मैनुअल, उसमें होती है गिरदावरी होती है मौके पे, और जब भी गिरदावरी होती है उसकी पड़ताल करते हैं, तहसीलदार भी करता है, DRO साहब भी करते हैं, DC साहब भी करते हैं। अगर यहाँ पे हम पटवार घर में बैठे हैं, अगर यहाँ पे मैं गेहूं भर दूंगा तो आएंगे DC साहब चेक करने के लिए, तो उसी टाइम सस्पेंड कर देंगे मेरे को, तूने गेहूं कैसे भर दिया, तो बिल्डिंग बनी है। अगर मैं बिल्डिंग भरता हूँ तो भी मैं फंसता हूँ, फिर बोलेंगे। मतलब आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा हो रहा है? ये तो कुछ नहीं है, जो तहसीलदारों ने रजिस्ट्री करी ये डाइवर्ट करने के लिए पटवारियों को मुद्दा बना दिया, कोई भी नहीं है। बिल्कुल, इनका कहना है कि मामले को डाइवर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर जो है पटवारियों को जो है फिलहाल जो है उनको इस बात में फांसा जा रहा है, और यहाँ पर इन पटवारियों की जो है वो कोई गलती नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और तमाम क्या कुछ मसले जो है वो सामने निकल कर आते हैं, वो बात करते हैं। आपको क्या लगता है सरकार ने जो ये आप लोगों को दोषी करार किया है, क्यों किया है? ये बिल्कुल गलत किया है। पहले तो हम आपके चैनल का यहाँ आने पर धन्यवाद करते हैं। ये सब रजिस्ट्रार की ड्यूटी है, 7A में रजिस्ट्री करना ना करना, इससे पटवारी कानूनों का कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करता है, सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्री होने के उपरांत म्यूटेशन होने के लिए आती है, और जो जिस बारे हमें 7A में दोषी बनाया गया है, इसमें लिखा है लेटर में कि पटवारियों ने जमीन की किस्म बदल दी। अच्छा। जब एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन है, वो 6 कनाल जमीन में अपना घर और पशुओं के लिए चारे के लिए दीवार करके पूरी पुख्ता बिल्डिंग बना लेता है, तो हम गिरदावरी के वक्त जाएंगे, क्या हम उसमें ईंख लिख देंगे? नहीं लिख सकते। हम उसमें 10 एकड़ में से 9.25 एकड़ में तो लिखेंगे फसल जो मौके पर होगी,
और इनका कहना है कि वो, मैं समझ गई, इनका कहना जो है वो ये है कि 31 जनवरी को मैं जो है रिटायर हो चुका और जब मैं ड्यूटी पर भी नहीं था तब के जो आरोप है वो मेरे ऊपर जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और तमाम लोगों से जो है वो बात करते हैं। क्या कहेंगे अंकल जी आप? मैं भी यही कहूंगा, अभी जो ये सरकार ने हमारे को चार्जशीट किया पटवारी कानूनों को, ये बलि का बकरा बना हुआ है। ये कहते हैं कि नेचर चेंज कर दी, किस्म चेंज कर दी। अरे भाई, पटवारी का काम तो मौके पे जाकर जो लैंडर कोड मैनुअल का पैरा कहता है उसके अनुसार मौके पे जाकर एंट्री करता है। अच्छा अंकल जी, जैसे सुनिए, सबसे अहम बात ये है, चलिए ठीक है आप लोग कह रहे हो, लेकिन सबसे अहम बात ये है जब गिरदावरी होती है, ठीक है, तो जब 7A की वो है तो आपको करनी ही नहीं है वो फिर? नहीं, ऐसे तो होता नहीं ना। गिरदावरी तो हर 6 महीने में लैंडर कोड मैनुअल हमारा जो करते हुए है वो करते हुए में है। ये तो हाँ, ये तो मैन करते हुए है। तो अहम, आपको क्या लगता है तहसीलदार की जो गलती है वो सरकार आप लोगों पर थोपना चाहती है? बिल्कुल, क्योंकि जो रजिस्ट्री का काम होता है वो तहसीलदार सब रजिस्ट्रार का काम होता है, उसमें पटवारी का कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल, इनका यही जो है साफ तौर पर कहना है कि जिस चीज से हमारा मतलब भी नहीं है, अगर 7A की रजिस्ट्री रुकवानी है तो वो तहसीलदार का काम है। अगर तहसीलदार उसकी रजिस्ट्री ही ना करेगा तो फिर हमारे पास जो है इंतकाल चढ़ाने के लिए ही नहीं आएगा। लेकिन जो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि तहसीलदारों को बचाने के लिए यहाँ पर जो सरकार है वो जो है अब पटवारियों के गले पर जो है तलवार लटका रही है। अब देखना ये होगा कि जब यहाँ पर ये लोग पटवारी जो है सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं तो क्या सरकार इनकी बातों को सुनेगी, क्या सरकार के ऊपर इनका कोई असर पड़ेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी। वहीं गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने अपना पदभार संभाल लिया है और गुरुग्राम के विकास के रोड मैप को लेकर डीसी निशांत कुमार यादव से खास बातचीत की। हर खबर चैनल हेड सुंदर सोलंकी जी ने आपको सुनाते हैं। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव अभी एक बड़ी जिम्मेवारी ये ली है। सर, सबसे पहला सवाल यही है, आपको शुभकामनाएं। और पहला सवाल ये है कि प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, खासकर गुरुग्राम की अगर बात करें, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, हरियाणा का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया का बड़ा शहर है। गुरुग्राम में मुझे 4-5 दिन हुए हैं अभी, और जिस तरह की मैंने कार्यशैली देखी है, पब्लिक डीलिंग देखी है, आई फील एक तो सिटीजन सर्विस डिलीवरी इज समवेयर वेयर वी कैन इम्प्रूव, तो उसमें मेरा ध्यान पूरा रहेगा कि किस तरीके से सिटीजन्स को बेटर सर्विसेज हम दे पाएं। दूसरा, ग्रीवेंस रिड्रेसल एक मेजर इशू है जिसमें मैं देखता हूं कि काफ़ी सारे कंप्लेनेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी समय से उनके ग्रीवेंसेज नहीं डील की गई हैं, तो उस पर हम जरूर ग्रीवेंस रिड्रेसल पे फोकस रखेंगे। इसके अलावा बड़ी चीज आती है, क्योंकि एनसीआर का एरिया है, एनवायरनमेंट को लेके बड़ी बात आती है। जो जल स्तर है वो काफी जमीन के नीचे है, इसको लेके गुड़गांव में आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये बुनियादी चीजें हैं, इन पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। इन पे भी बिल्कुल ध्यान रहेगा। अब तो ऑनरेबल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का भी काफ़ी सुपरविजन यहाँ पे रहता है, विशेष रूप से जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी डायरेक्शंस हैं उनको कंप्लाई करें, और जितने भी हमारी डीलिंग हो, इंडस्ट्रीज हैं, सोसाइटीज़ हैं, दे शुड बी कंप्लाइंट विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस एक्ट्स एंड रूल्स, और उसमें जो भी चाहे कोई मुश्किल कठोर कदम भी लेने पड़े तो वो भी हम लेंगे। शुक्रिया आपका। तो डीसी साहब का कहना है कि निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के लिए और चाहे एनवायरनमेंट के लिए, विशेष तौर से गुरुग्राम को लेकर उनका ध्यान रहेगा। कैमरामैन जगदीश के साथ सुंदर सोलंकी, हर खबर गुरुग्राम। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पलवल से ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक को रिश्वत लेते पकड़ा गया। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जारी है कार्रवाई और इसी के तहत 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया अधिकारी को। बड़ी खबर, हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधक को रिश्वत लेते पकड़ा गया। 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इसी के तहत कर्मचारी पर कार्रवाई की गई। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो की बड़ी सफलता। केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन को रिश्वत के मामले में यहां पर पकड़ा गया, रंगे हाथ आपको बता दें कि पकड़ा गया।
ऋषि भारद्वाज पलवल से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज विजिलेंस की टीम ने आज गांव बाता में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक मैनेजर को, उपलेश को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बताया जा रहा है कि जो ये बैंक मैनेजर है, ये भैंसों का लोन कराने के नाम पर एक युवक से 25,000 रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसको लेकर युवक ने इसकी शिकायत विजिलेंस टीम को की और विजिलेंस ने मौके पर आकर 25,000 रुपए हाथों में देते हुए युवक द्वारा इसको रंगे हाथ पकड़ लिया गया है। जी, और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्या इसकी संभावना है? जी, मैं बता दूं, आज जिस तरह से लगातार ये विजिलेंस की टीम छापेमारी कर रही है और जो सरकारी विभागों में जो कर्मचारी आए दिन पकड़े, लेकिन उसके बाद भी ये रिश्वत लेने का जो सिलसिला है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी कम नहीं हो रहा है। अभी कुछ मतलब 4 दिन पहले फरीदाबाद में पकड़ा था, उससे 1 महीने पहले पलवल में पकड़ा था, लेकिन उसके बाद भी ये सरकारी जो अधिकारी है, जो लोगों को जो सरकारी की योजनाएं मिल रही है, उनका जो लाभ देने के नाम पर पैसे जो मांगते हैं, इसलिए जो लोग जो सरकार की योजना उस तरह से अच्छी तरह से जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए उस तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन ऐसे रिश्वतखोर जो अधिकारी कर्मचारी कार्यालयों में बैठे हैं। बिल्कुल, और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हड़कंप उनके बीच यहाँ पर होगा, और साथ ही साथ जिस तरीके से एक डर का माहौल उनके बीच होना चाहिए, क्योंकि रिश्वतखोरी खत्म हो, ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जिस तरह का माहौल होना चाहिए कि विजिलेंस टीम पकड़ती है, उसके कुछ दिन तक तो इन पर लगाम लगती है, सब भय के माहौल में रहते हैं अधिकारी कर्मचारी, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद फिर वो संग में आ जाते हैं और जो लोग अपने सहायता लेते हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको इनकी वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आए दिन विजिलेंस भी अपना कार्य कर रही है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को आए दिन पकड़ रही है। उसके बाद अब इस तरफ ये देखना होगा कि जो भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं दे रहे हैं, इस पर भी सरकार को कुछ संज्ञान लेना होगा। इसकी जांच अच्छी तरह से करानी होगी कि जो उनकी योजना है, किस वजह से उन गरीब लोगों को उनकी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो भ्रष्ट कर्मचारियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है और इसी के तहत हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो की तरफ से यह कार्रवाई की गई। रंगे हाथ कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में। शुरुआत करेंगे खबरों की। पलवल पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार पलवल पुलिस पर लोगों ने नहीं बल्कि देश की सुरक्षा में तैनात फौजियों ने सवाल खड़े किए हैं, साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है। दरअसल रोता बिलखता और पुलिस पर सवाल उठाता ये परिवार फौजियों का परिवार है। पलवल के गांव फुलवाड़ी के आरएमपी डॉक्टर राजकुमार उर्फ राजू फौजियों के इस परिवार के मुखिया थे और 1 सप्ताह पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही ये पूरा परिवार गुस्से में है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात पुलिस कह रही है। पलवल पुलिस सवालों के घेरे में है। फौजियों ने इस बार लगाए हैं पलवल पुलिस पर आरोप। हत्यारों का साथ देने के आरोप लगाए हैं। रक्षा करने वालों के घर नहीं है सुरक्षित। 5 फौजियों ने लगाई गुहार। घर की सुरक्षा के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर फौजियों के परिवार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और ऐसे में पलवल पुलिस कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों फौजियों के परिवारों को सुरक्षित माहौल नहीं दिया जा रहा? सोनीपत की एसटीएफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल एसटीएफ पुलिस ने यहां पर 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी निजामपुर गांव का रहने वाला सुशील उर्फ यहां पर मिट्टू है। वहीं पुलिस ने खुलासा किया है कि मिट्टू ने 2 हत्या की है और हत्या के बाद लूट को भी अंजाम दिया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एसटीएफ थाना प्रभारी सतीश देशवाल ने बताया कि
जयदेव को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन यह आरोपी फरार था। इस पर 25,000 का इनाम था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये स्टेट लेवल का एथलीट खिलाड़ी है। वहीं एक और आरोपी कुलदीप फरार है। इन्होंने हत्या समेत 12 वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस जांच में जुट गई है। आज हमारी टीम ने सुशील अलियास मिट्ठू है, निजामपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है, जिस पर हरियाणा सरकार की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो रखा था, जिसने अपने ही गांव के परविंदर अलियास टोनू की हत्या कर दी थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बैठक की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बता रहे हैं। उन्होंने 75% आरक्षण के मामले पर खुशी जाहिर की। 75% आरक्षण के मसले पर बोले जेपी दलाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देना है। 75% आरक्षण के मसले पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कोर्ट के फैसले से खुश हैं और हमारा मकसद प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देना है। किसान नेता आज अपने साथियों के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिले। लगभग 2 घंटे चली इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकला, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। सर, आज बैठक हुई थी, पगड़ी संभाल जट्टा कांग्रेस समिति के जो हैं वो प्रदेश अध्यक्ष मनदीप नथवान जी मिलने पहुंचे थे अपने साथियों के साथ। क्या कुछ रहा बैठक का नतीजा? आज हरियाणा के भिन्न भिन्न जिलों से अलग अलग किसान यूनियन के नेता हमारे पास आए थे और सरकार की तरफ से मैं था, हमारे जो एफसीआर थे दास साहब और हमारी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थी और बाकी के अधिकारी थे। और किसान नेताओं ने जो जो समस्याएं बताई किसानों से संबंधित, चाहे वो बीमा से संबंधित हो, मुआवजा से संबंधित हो, बिजली के कनेक्शन की बात थी, नहरी पानी का मुद्दा था, या मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में उन्होंने कुछ विषय उठाए। तो वो सब विषय बड़े हमने गंभीरता से उनकी बातों को लिया है और आने वाले वक्त में भी आपस में चर्चा करके जो भी कोई समस्या आएगी मिल बैठ के उनका समाधान करते रहेंगे। और किसानों ने भी, जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हमारे से इनपुट लेना चाहिए, किसानों से संबंधित जो मुद्दा हो हमारे से चर्चा करनी चाहिए। हमने उस बात पे उनको सहमति दी है। हमारे दरवाजे हमेशा, चाहे वो किसान हो चाहे कोई किसान नेता हो, सबके लिए खुले रहते हैं। कोई भी सकारात्मक सुझाव देता है या कोई किसान से संबंधित समस्या उठाता है, उसके समाधान के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सर, किसानों से बात हुई, किसानों का कहना था कि कागजी स्तर पर जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, धरातल पर वो योजनाएं जो हैं वो सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारी घपलेबाजी जो है वो सामने आ रही है। सोलर पंप की अगर बात करें, वो किसानों को मुहैया नहीं हो पा रहा समय, और गिरदावरी के बाद जिस तरीके से जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। हालांकि सरकार द्वारा 550 रुपए की ग्रांट जो है उसको मंजूरी दी गई है। किस तरीके से देखते हैं तमाम पहलुओं को, किस तरीके से निपटारा किया जाएगा? पिछले दिनों कपास की फसल खराब हुई, बाजरा की हुई, मूंग की हुई, हमारे सरकार ने स्वतः संज्ञान देकर के स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए और इतने थोड़े से समय में लगभग 4-5 महीने के अंदर ही हमने सारा लगभग 580 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार के खजाने से जो उनके लिए मुआवजा मंजूर किया है। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ये मुआवजा जारी कर देंगे। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी प्रदेश सरकार किसान हित में इतनी तेज गति से काम कर रही होगी, और वो उन किसान भाइयों ने भी माना है। लेकिन वही कहीं पटवारी से दिक्कत है, कहीं नीचे तहसीलदार से दिक्कत है, या कहीं बिजली वाले से दिक्कत है। उनकी कुछ कुछ समस्याएं जो थी जायज थी, उन समस्याओं को हम दूर करेंगे। हमारा मकसद यही है कि किसान को जो उसका हक है, हरियाणा सरकार की नीतियों का लाभ है, वो उसको निश्चित तौर पर मिले। और इसीलिए हम सब चीजें किसान को डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हैं। हम मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है, तरह तरह की योजनाएं बनाई है, फसल विविधीकरण की योजनाएं बनाई है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं बनाई है। हमने डायरेक्ट जोन जो थे
बिजली के कनेक्शन बंद थे उनको भी चालू करने का फैसला किया है। और जो पानी है वो प्राकृतिक संसाधन है, उसको किसान समझता है भी उसका कैसा कहाँ बंटवारा होना चाहिए। और हरियाणा सरकार सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है, सबसे ज़्यादा बीमे का पैसा किसान को मिलता है, सबसे ज़्यादा हमारी मंडियाँ हैं और किसानों को जो बागवानी के किसान हैं उनका हम बीमा करते हैं, पशुपालन का पशुओं का हम 100 रुपये में बीमा करते हैं। जितनी किसान हितैषी नीतियां हरियाणा सरकार की है वो उन्होंने भी माना है कि प्रदेश के देश के किसी और दूसरे प्रदेश में नहीं है। सर, अगर किसानों से हटकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आज 75% आरक्षण के ऊपर जो स्टे लगाया गया था हाई कोर्ट के द्वारा उसको जो है हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि सरकार किसी भी इंडस्ट्रीज को जो है फोर्सफुली उसके अंदर जो है रजिस्टर करवाने के लिए नहीं कहेंगी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जो है गठबंधन की सरकार का यह फैसला था कि 75% रोजगार जो है वो हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के नौजवानों के हित में ये फैसला लिया था और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी और हमने अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखा और आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मान लिया है और हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं। और बाकी जो मामला है विचाराधीन है कोर्ट के, ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं होगा। हमारा मकसद यही है कि हम हरियाणा के नौजवानों के हित की लड़ाई लड़ें और जो फैसले करते हैं सोच समझ करके जनहितैषी फैसले हम करते रहे। सर, एक आखिरी सवाल कि कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक के अंदर जब मुख्यमंत्री इसकी प्रेस वार्ता कर रहे थे, संबोधन कर रहे थे, ब्रीफिंग कर रहे थे पत्रकारों के साथ, उन्होंने कहा था कि गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक जो है वो हम इस विधानसभा में लेकर आएंगे। उसको लेकर अभी से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, जो लालच दे करके धर्मांतरण करना है, पूरे ग्रुप को जो मिशनरी चल रही हैं, बहुत सारे लोग गरीबों का लालच देकर धर्मांतरण कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा ये है कि इस तरह से ना करे। स्वेच्छा से कोई करना चाहता है उसको संविधान ने अधिकार दिया है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी भाषा में बात करे, किसी भी क्षेत्र में रहे, लेकिन उसको कोई आदमी जो है लालच दे करके या दबाव दे करके धर्मांतरण करे, तो इस बारे में विचार आया कि इस चीज को रोकना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने कहा कि आज किसानों के साथ बैठक काफी सकारात्मक रही और जल्द ही उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट।